जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा भारत के ऊपर छुप छुप के हमले करता ही रहता है। मार्च के अंतिम महीने में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सैलानी जो पहलगाम में कश्मीर में घूमने गए थे, तो किस प्रकार से पाकिस्तान से आए हुए कुछ आतंकवादियों ने उनके ऊपर हमला किया और धर्म पूछ करके उनको मारा। आखिर जब भी आप देखते हैं तो पाकिस्तान इसी प्रकार से छल कपट धोखे के द्वारा ही भारत में हर बार षड्यंत्र रचने की कोशिश करता है। कई बार वह सफल भी हो जाता है और कई बार वह विफल भी हुआ है। आखिर पाकिस्तान भारत से ही अलग होने के पश्चात एक नया देश उसने बनाया। देखा जाए तो उसके पश्चात भी वह हमेशा जो है छल कपट की नीति को ही अपनाता आया है। भारत ने बहुत बार पाकिस्तान के साथ संधि भी की, बहुत सारे ऐसे समझौते भी किए, बसें भी चलाईं ताकि भारत और पाकिस्तान के लोग आराम से एक देश से दूसरे देश जा सकें। भारत बल्कि यहाँ तक भी करता है कि पाकिस्तान के जो भी लोग हैं जिनको मेडिकल कोई भी इशू है तो वह उनको भारत में आने देते हैं, कम से कम पैसों में उनका इलाज करके भी वह पाकिस्तान को भेजते हैं। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो है रियायतें पाकिस्तान को दी गई। देखा जाए तो पाकिस्तान एक तरह से हमारे बड़ा भाई ही है। अब आप सोचेंगे मैं उसको बड़ा भाई क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत आज़ाद होने से पहले भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही देश हुआ करते थे। लेकिन पाकिस्तान ने एक दिन पहले अर्थात 14 अगस्त 1947 के दिन मध्य रात्रि अर्थात 12 बजे के आसपास जो था अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित किया था। भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो एक दिन पहले जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इसीलिए देखा जाए ये दोनों एक ही माँ के दो बच्चे हैं। तो लेकिन पाकिस्तान अलग हो गया तो पहले पाकिस्तान ने स्वतंत्रता प्राप्त की, इसीलिए वह हमारा पड़ोसी भी है। और अगर एक माँ के दो बेटे हैं तो वह बड़ा भाई होने के नाते वह एक बड़ा भाई वाला देश भी कहलाया जा सकता है। अपने अपने मन की सोच है, लेकिन देखा जाए जब भी भारत ने पाकिस्तान के साथ अच्छा किया है या जब भी पाकिस्तान ने कोई प्रस्ताव रखा है तो भारत ने बहुत सारे समझबूझ दिखाते हुए उनके अच्छे प्रस्तावों को माना भी है और अपनी तरफ से भी बहुत बार पहल की है। कितनी बार उन्होंने ट्रेन वगैरह भी, समझौता ट्रेन भी चलाई थी जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे बस और ट्रेन का भी आवागमन शुरू किया था। जब भी ट्रांसपोर्ट होता है तो हमेशा भारत के द्वारा बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे निर्यात की जाती हैं। जल क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो कितने सारा जो है पाकिस्तान को जो है भारत अपने समुद्र क्षेत्रों में से जाने के लिए रास्ता देता रहता है। उनके वायुयान भी भारत के ऊपर से उड़ के जाते हैं। लेकिन हर बार जब भी देखा जाए तो पाकिस्तान ने छल कपट धोखा षड्यंत्र ही अपनाया है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों हर बार पाकिस्तान हमेशा इस प्रकार की ही बेहुदगियाँ करता रहता है और हमेशा वह भारत को परेशान करने की कोशिश करता है? हालांकि देखा जाए इस वक्त खुद पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं है। इसके पीछे का कारण भी क्या है? आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूं कि आखिर पाकिस्तान की ऐसी प्रवृत्ति क्यों बनी हुई है, वह हमेशा षड्यंत्र का ही रूप क्यों अपनाता है। हालांकि व्हाइट बोर्ड पे जो भी आप कुंडली देख रही हैं यह उस दिन की कुंडली है जिस दिन पाकिस्तान ने स्वतंत्रता हासिल की थी और वह देश जो है भारत से अलग भी हुआ था। तो उसी के आधार पर यह कुंडली बनाई गई है। तो नक्षत्र के द्वारा, अंश बल के द्वारा, साथ ही साथ ग्रहों के द्वारा, भावों की स्थिति को देखते हुए इन सभी के द्वारा आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों पाकिस्तान का जो नेचर है वह धोखेबाज वाला ही क्यों रहा है। इसीलिए मैंने व्हाइट बोर्ड पे टाइटल भी दिया है, आखिर क्यों पाकिस्तान धोखेबाज है। जब भी आप किसी का कोई नेचर देखना चाहते हैं तो हर व्यक्ति के नेचर को देखने के लिए कुंडली सबसे सरल चीज़ होती है जिसके द्वारा आप उनकी रग रग से वाकिफ़ हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पाकिस्तान जो है इस प्रकार की हरकतें हमेशा क्यों करता रहता है, वह हमेशा युद्ध में करने में ही क्यों लगा रहता है। इवन जब भी आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है तो हमेशा पाकिस्तान की हार ही हुई है। उसके बावजूद भी वह अपने दुष्कर्मों को करने से मानता ही नहीं है। आखिर उसकी कुंडली में ऐसी कौन सी स्थिति बनी हुई है, क्यों
पाकिस्तान इस प्रकार के हथकंडों को अपनाता है, तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। आज की जो कुंडली का विश्लेषण मैं आपको करने वाली हूँ, इस कुंडली के विश्लेषण से आपको यह समझ में आएगा कि एक कुंडली को पूर्ण रूप से किस प्रकार से देखा जाता है, कैसे उसका एनालिसिस किया जाता है। मैं किस प्रकार से किसी भी जातक की कुंडली कैसे देखती हूँ, इसका भी आपको सिंपल उदाहरण पता चल जाएगा। साथ ही साथ जो भी लोग मुझसे कुंडलियाँ दिखाते हैं, तो याद रखिए, जब भी मैं कुंडली देखती हूँ तो एक दिन में एक से ज़्यादा या बहुत अर्जेंट हो तो 2 से ज़्यादा कुंडलियाँ कदापि नहीं देखती हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी हमेशा एक दिन में एक कुंडली देखने की ही रहती है। तो जो व्हाइट बोर्ड में पाकिस्तान की कुंडली बनी हुई है, इसमें सबसे पहले आपको ग्रहों का एनालिसिस करना होगा। यहाँ पर मेष लगन की कुंडली बनी हुई है। मेष लगन के जो स्वामी होते हैं वह मंगल होते हैं, और मंगल जो है तीसरे घर में अर्थात मिथुन राशि में आकर के विराजमान है। जो दूसरा घर है, दूसरे घर में यहाँ पर राहु विराजमान है। मिथुन राशि में ही देखा जाए तो चंद्रमा भी विराजमान है। तो मेष लगन की कुंडली हो गई, और इनकी पाकिस्तान की जो राशि है वह मिथुन राशि बन जाती है। सुख का भाव जो चतुर्थ भाव आता है, उसमें आपको कम से कम 4 ग्रह दिखाई दे रहे होंगे। 4 में से सूर्य, बुध, शुक्र और शनि, ये 4 ग्रह यहाँ पर हैं। शास्त्रों में एक बात कही गई है, जिस भी भाव में जितने ज़्यादा ग्रह होते हैं वहाँ पर हमेशा उधेड़ बूंद बनी रहती है। ग्रह वहाँ पर चाहते हुए भी शुभ फल प्रदान नहीं कर पाते हैं, और जिस भाव में जितने ज़्यादा ग्रह होते हैं उस भाव में हमेशा उथल पुथल का माहौल बना रहता है, क्योंकि समझ ही नहीं आता है किस भाव किसके द्वारा कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है। मित्र मित्र से मिलकर के, मित्र शत्रु से मिलकर के जब वो प्रभाव देने में आते हैं तो इतने उन प्रभावों में उठापटक हो जाती है कि कई बार एनालिसिस करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, जो चौथे भाव में जो सुख का भाव है यह कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो यह सबसे कोमल भाव माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा सबसे कोमल मृदु ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पर दो जो क्रूर ग्रह है, अगर आप देखेंगे तो शनि जो है वो पाप ग्रह माने जाते हैं, सूर्य क्रूर ग्रह माने जाते हैं। तो सूर्य चंद्रमा के घर में आ गए हैं, तो हालांकि सूर्य और चंद्रमा आपस में मित्र होते हैं। शुक्र देखा जाए तो चंद्रमा के मित्र नहीं माने जाते हैं। बुध चंद्रमा के मित्र भी देखा जाए तो नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है चंद्रमा की जो है अपनी संतान नहीं है, क्योंकि ये गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी से उत्पन्न हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिता जो है वो चंद्रमा हो जाता है। तो यहाँ तो बुध जब भी अपने पिता चंद्रमा के घर अर्थात कर्क राशि में आते हैं तो वहाँ पर बैठ करके उनको सुख की अनुभूति प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि यह उनकी नाजायज संतान है। लेकिन चंद्रमा फिर भी बुध को अपना पुत्र मानते हैं। जिस प्रकार से सूर्य और शनि की शत्रुता है, उसी प्रकार से देखा जाए तो चंद्रमा और बुध की भी आपस में शत्रुता है। अब यहाँ पर जब शनि आता है तो शनि भी, क्योंकि पाप ग्रह है, वह भी सुख के भाव में चंद्रमा के घर में आकर के बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं यह भी यहाँ पर शुभ फल प्रदान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह कोमल भाव है। दूसरा, अगर कुंडली के अनुसार देखेंगे तो जो शुक्र और शनि है यह सूर्य के इतने नज़दीक आ गए हैं कि यहाँ पर आकर के यह दोनों ग्रह ही अस्त हो गए हैं। उसके बाद पंचम भाव इनका खाली है, छठा भाव इनका खाली है। तो पंचम भाव के स्वामी देखेंगे तो सूर्य जो है सुख के भाव में बैठे हैं। छठे भाव के स्वामी बुध हैं, जो भी सुख के भाव में आकर के बैठे हैं। सप्तम भाव में गुरु आकर के बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र की राशि में बैठे हैं। अष्टम भाव में जो केतु है वे वृश्चिक राशि में आकर के बैठे हुए हैं।
अब यहाँ पे और बाकी जो भाव हैं वो उनके खाली हैं। तो सर्वप्रथम अगर आप इस कुंडली को देखेंगे तो जितने भी ग्रह हैं ये राहु और केतु के बीच में आ गए। तो सबसे पहले यह जो कुंडली बन जाती है, इस कुंडली में काल सर्प दोष अवश्य दिखाई देता है। दूसरा, जब हम लगन के स्वामी को देखते हैं तो लगन का जो स्वामी है वो तीसरे भाव में आकर के बैठा है। तीसरे भाव में मिथुन राशि में बैठा हुआ है और मिथुन राशि के आद्रा नक्षत्र में यहाँ पर मंगल विराजमान है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि जो यहाँ पर अगर आप नॉर्मल ज्योतिष का जो कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे, जो नियम बताया गया है, तो उसमें यही कहा जाता है कि जब एक कोई जो भी राशि जो है अष्टम भाव में आ जाती है तो अष्टम भाव में आकर के वहाँ पर वह उस राशि को अष्टम का दोष लग जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, क्योंकि ये मेष लगन की कुंडली है, उसके स्वामी भी मंगल है, वृश्चिक के स्वामी भी मंगल हैं और मंगल जो है यहाँ पर ये क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि हो जाती है, सेकेंड यह लगन बन जाता है, तो कभी भी लग्न को अष्टम का दोष नहीं लगता है। तो इसीलिए देखा जाए तो क्योंकि त्रिकोण की राशि में भी आ गया, लगन में भी आ गए और मंगल जो है यहाँ पर्सनैलिटी के भाव में, बाहुबल के भाव में, जहाँ से छोटे भाई बहन इत्यादियों का भाव देखा जाता है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी रहने वाली है, समाज में कैसा मान सम्मान रहने वाला है, यह तीसरे भाव से पता चलता है। तो यहाँ पर लगन का स्वामी तीसरे भाव में आकर के बैठ गया है। तो देखा जाए मंगल इनका शुभ है क्योंकि लगन का स्वामी है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर है, क्योंकि अगर आप नक्षत्र सिद्धांत से देखेंगे तो मंगल यहाँ पर आद्रा नक्षत्र में आकर के बैठा हुआ है। तो आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है, तो मंगल जो है वह आद्रा के नक्षत्र में जाने के कारण मंगल के अंदर राहु के गुण आ जाएंगे। तो जब भी आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि जब भी मंगल और राहु आपस में मिलते हैं तब वहाँ पे छल कपट धोखा षड्यंत्र आता है। मंगल को अगर आप देखेंगे तो शास्त्रों में डाकू कहा गया है, लुटेरा कहा गया है, सेनापति कहा गया है और मंगल को चोर की संज्ञा भी दी गई है। तो मंगल के ये अपने कारक तत्व तो है ही हैं, उसी प्रकार से राहु के जो भी कारक तत्व होते हैं जिसमें वो षड्यंत्रकारी माना जाता है, विधर्मी माना जाता है, विजातीय माना जाता है और धुएं के जैसा उसका रंग माना जाता है, छल कपट धोखा इत्यादि करना, यह राहु की प्रवृत्ति है। तो वो सारी एक तो मंगल के अवगुण दिख गए, साथ ही साथ जो राहु के भी अवगुण हैं। जब मंगल राहु की राशि में आकर के बैठ जाते हैं तब कहीं ना कहीं यहाँ पर वह राहु का ही कारक तत्व को अपनाना शुरू कर देते हैं। बेशक ये लगन के स्वामी है, लेकिन उसके पश्चात एक चीज़ देखने वाली ये भी है कि चंद्रमा भी इसी राशि में आकर के विराजमान है। तो चंद्रमा भी मिथुन राशि में ही बैठ करके राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। तो जब भी चंद्रमा राहु के नक्षत्र में या केतु के नक्षत्र में आता है तो हमेशा इन दोनों के कारण ग्रहण योग बनता है। तो राहु के नक्षत्र में बैठ करके चंद्रमा भी हमेशा पीड़ित ही रहता है, हमेशा टेंशन बना ही रहता है। तो अगर आप पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त देखेंगे तो हमेशा उनको किसी न किसी प्रकार की टेंशन बनती ही रहती है, उनकी पर्सनैलिटी हमेशा डाउन होती ही रहती है। और जिसके कारण क्या है, मंगल है। मंगल जैसे मैंने कहा कि सेनापति का कारक है यहाँ पर, क्योंकि लगन का स्वामी है। लगन का स्वामी मंगल जो है क्योंकि एक ताकतवर है, अहम वाला जो जातक होता है जिसके अंदर जो है मैं ही सर्वोपरि हूँ, चाहे उसके अंदर वो ताकत हो ना, लेकिन गीदड़ भपकियाँ देना या अपने आप को शेर के जैसे प्रदर्शित करना, पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि वो अंदर से कितना खोखला है, लेकिन फिर भी मैं की भावना या अपने आप को सर्वोपरि रखने वाली भावना वह पाकिस्तान की जाती ही नहीं है। तो मंगल यहाँ पर बैठ करके चाहे वह शुभ भी हो, बेशक अष्टम का दोष नहीं लग रहा है। दूसरी एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, अष्टम में केतु आकर के बैठ गई हैं। तो केतु जब मंगल की ही राशि में आकर के बैठ गए हैं, तो जब भी मंगल और केतु आपस में मिलते हैं तो अंगारक योग का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये देख लीजिए कि मंगल के घर में जो केतु है वो डिस्पोजिटर ग्रह बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूसरी राशि वृश्चिक में जब केतु आके विराजमान हो जाएंगे तो यहाँ पर एक तो मंगल वैसे ही राहु के नक्षत्र में है, फिर केतु भी उनकी दूसरी राशि में आकर के बैठ गया है और ये अष्टम भाव है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, गुप्त चीज़ों का भाव होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप केतु को देखेंगे तो केतु जो है हमेशा
जो है षड्यंत्र टाइप का जो काम होता है, किस काटना, पीटना, मारना या जो है विध्वंस करना, ये केतु का कार्य होता है। तो जब भी अगर आप देखेंगे, और ख़ासकर अष्टम भाव गुप्त भाव माना जाता है, तो हमेशा जब भी देखेंगे तो पाकिस्तान हमेशा गुप्त रूप से ही कुछ ना कुछ इस प्रकार के, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति वैसी है, वो छल कपट कर रहा है आद्रा नक्षत्र में बैठ करके। मंगल है तो मंगल के द्वारा वो साहस दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे साहस जो है वो छल कपट वाला है। और कहीं ना कहीं केतु भी वहाँ पर है, तो यहाँ पर केतु मार काट का प्रतीक है। तो इसी कारण जब भी देखेंगे अष्टम भाव में बैठा हुआ केतु मंगल की ही राशि में, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर छल कपट की भावना भी है, विद्रोह की भावना भी है, दूसरों को कैसे नुकसान किया जाए, और वो भी कैसे कि गुप्त रूप से वो हमेशा सारे कार्य करता है। जब भी जितने भी अटैक हुए हैं, चाहे वो 9/11 का चाहे वो सितंबर में जो मुंबई में अटैक हुआ था वो वाला अटैक हो, या फिर अमेरिका में जो भी उन्होंने अटैक किया था जब ट्विन्स टावर जो है विध्वंस हो गए थे, या किसी भी ऐसी कंट्री में जहाँ जहाँ पर भी इनके कंट्री के लोगों ने जब वहाँ पर विध्वंस अपनाया है, तो कहीं ना कहीं सारे कार्य छुप के ही किए हैं और गलत कार्य ही किए हैं। इन्होंने अपना दिमाग सही काम में लगाया ही नहीं है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इनकी जो प्रवृत्ति है छल कपट धोखा देने वाली बन जाती है। अगर नक्षत्र सिद्धांत से देखा जाए तो केतु जो है नक्षत्र सिद्धांत से इनके लिए बद तारा में आ जाता है, और जो राहु है जो उनके धन भाव में आकर के बैठा है। हालांकि यहाँ पर देखिए राहु केतु दोनों उच्च के होकर के बैठे हैं, फिर भी राहु जो है इनके धन भाव में आकर के बैठा है। तो देखा जाए तो राहु के कारण इनके यहाँ जो है कैसे भी अचानक धन तो आता है। अब धन कैसे, क्योंकि ये जाते हैं, जब उनके पास धन होता नहीं है तो दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, उनसे वो धन मांग के लेके आते हैं। तो अचानक जो विजातीय जो भी उनकी कंट्रीज़ होती हैं, क्योंकि राहु हमेशा विजातीय कंट्रियों को दिखाने वाला होता है। राहु विजातीय ग्रह है, तो कई बार अमेरिका से, वर्ल्ड बैंक से, इवन जो UAE की कंट्रियाँ हैं, इन सब से इनको लोन तो मिलता रहता है। प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर जो है, क्योंकि ये दूसरा भाव जो है ये कुटुंब का भाव कहलाता है, कुटुंब के भाव में राहु का बैठना ये आपके परिवार का भाव भी है। तो यहाँ पर राहु का बैठना छल कपट धोखा हमेशा रचता ही रहेगा। बेशक राहु अपने उच्च के भाव राशि में आकर के बैठा है, लेकिन नक्षत्र के सिद्धांत के कारण, सिद्धांत से अगर आप तारा सिद्धांत से देखेंगे तो राहु जो है विपद तारा में आ जाता है। तो धन यहाँ पर तो आ जाता है, लेके भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ जब केतु का जब नक्षत्र सिद्धांत से देखेंगे तो केतु यहाँ पर उनके बद तारा में आ जा रहा है। तो कुटुंब के लोग जो भी हैं, जब भी यहाँ पर धन की एक तो हमेशा प्रॉब्लम बनती रहेगी। बेशक उच्च का ग्रह कहते हैं अपने बुरे काम करना छोड़ देता है, लेकिन चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए, वही काम इनके देश के जो भी वहाँ पर जो भी इनके मंत्रिमंडल के जो लोग हैं, वही षड्यंत्र करके जो धन है उनको नष्ट करते रहते हैं, बेईमानी करके, या फिर जो आप कह सकते हैं बहुत सारा फ्रॉड इत्यादि करके जो है धन का गमन करते रहते हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति भी मैंने आपको समझा दिया। तो इसीलिए जब भी देखेंगे कि मंगल के कारण हमेशा ये अपना जो है दम भरते रहते हैं। जब भी मंगल, क्योंकि अभी सिचुएशन अगर आप इस समय करंट की देखेंगे तो मंगल नीच राशि अर्थात कर्क राशि में बैठा हुआ है, और ये अगले महीने अर्थात जो है जून तक जो है मंगल अगले महीने तक चेंज हो जाएगा, फिर वह कर्क राशि को छोड़ देगा, नीच राशि से निकल करके वह फिर वो सिंह राशि में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि मंगल अभी जो है नीच राशि में है, बुध को भी अगर आप देखेंगे, बुध यहाँ पर इस वक्त देखा जाए तो अस्त अवस्था में ही बैठा हुआ है अगर आप गोचर के हिसाब से देखेंगे। लेकिन कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो मंगल जो बुध जो है वह अपने
शत्रु के घर में यानी अपने पिता के घर में आकर के बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बुध की स्थिति को देखा जाता है तो जो बुध की स्थिति ऐसी है यहाँ पर कि उनको सोच समझने की उतनी परख, जो काम सोच समझ के किए जाने चाहिए वह बुद्धि उनके अंदर उतनी दिखाई ही नहीं देती है। अगर आप सूर्य को देखेंगे तो सूर्य जो है चंद्रमा के घर में आके बैठा है। सूर्य सरकार और गवर्नमेंट का कारक होता है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे शुक्र जो है वह भी इसी भाव में, सुख के भाव में आकर के बैठे हैं, लेकिन सूर्य के नज़दीक इतने हैं कि अस्त हो गए हैं। तो शुक्र वहाँ पर महिलाओं को प्रदर्शित करते हैं। शनि जो है वो भी सूर्य के नज़दीक होने के कारण जो है अस्त हो गए हैं। हालांकि एक ही जगह पर सूर्य और शनि जब आपस में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब आत्मा देखी जाती है, क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है, शनि को मलिनता का कारक माना गया है, तो यहाँ पे आत्मा में कहीं ना कहीं मलिनता आ जाती है। इनकी आत्मा देखी जाए तो पवित्र है ही नहीं, ऊपर से वह अस्त हो गए हैं। तो अस्त होकर के शनि काला है, तो कालापन कहीं ना कहीं इनकी आत्मा में भी दिखाई देता है, जिसके कारण इनकी सरकार में भी हमेशा इसी प्रकार की उधेड़ बुन बनी रहती है। अगर आप अक्सर जब भी अगर आपने देखा होगा तो ये सुख का भाव है, और सुख के भाव में 4-4 ग्रह बैठे हुए, जिसमें से 2 तो अस्त हो चुके हैं। जब भी पाकिस्तान को आप देखेंगे तो मोस्टली यहाँ पर जनता का शासन हो ही नहीं पाया है। क्यों? शनि जनता का कारक माना जाता है, सूर्य जो है वो गवर्नमेंट का कारक माना जाता है, लेकिन यहाँ पे ये अस्त होने के कारण जनता का शासक कितनी बार कोशिश की भी गई, लेकिन हमेशा यहाँ पे आर्मी रूल डिक्टेटरशिप चल जाती है, जिसका कारण मंगल है। तो मंगल जो भी आर्मी के वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो जाके तख्ता पलट कर देते हैं, और जो भी वहाँ पे प्रधानमंत्री होती हैं उन प्रधानमंत्री को जो है तख्ते से हटा दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, और फिर अपनी डिक्टेटरशिप शुरू कर दी जाती है। तो यहाँ पे लगन में का जो मंगल है वो कहीं ना कहीं अपने ही देश के लोगों को भी नहीं बख्श रहा है। तो छल कपट करके राहु जो है षड्यंत्र करके अपने देश के जो भी मंत्री वगैरह है उनका ही तख्ता पलट कर देते हैं। शनि कमज़ोर है, इसीलिए वहाँ पर लोकतंत्र पूर्ण रूप से चल ही नहीं पा रहा है। लोकतंत्र 2 कारणों से चलता है, सूर्य और शनि। शनि जनता होती है, सूर्य गवर्नमेंट होती है। तो जनता की हालत भी देखा जाए तो ठीक नहीं है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे अंश बल देखेंगे तो यहाँ पर शनि का अंश बल बहुत कम है। एक तो वो अस्त है, दूसरा वह 2 अंशों पर है। तो 2 अंशों में शनि की पावर ही खत्म हो जाती है। इसी कारण जनता भी वहाँ पर त्राहिमाम हमेशा से करती ही आई है। सुख के भाव में देखा जाए तो एक तरह से मैं कहूँगी कि ग्रहण वैसी स्थिति ही है। ना तो वहाँ के गवर्नमेंट की आत्मा ठीक नहीं है, वहाँ के लोग परेशान हैं, महिलाएं भी, क्योंकि शुक्र वहाँ पर है तो महिलाएं भी वहाँ की जो है परेशान ही हमेशा रहती हैं, सुख उनको भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, बुद्धि को वो उतने प्रकार से यूटिलाइज कर ही नहीं पाते हैं जिस हिसाब से करना चाहिए। जब उनके प्रधानमंत्री की स्थिति देखी जाएगी तो इसके ऑपोजिट जो 10वां भाव होता है, यह किसी भी देश का जब भी आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति देखेंगे तो 10म भाव से देखा जाता है। तो जो 10म भाव है वह जो है मकर राशि का है। तो मकर राशि का स्वामी शनि यहाँ पर आ गया, और सूर्य शनि के साथ यहाँ पर सुख के भाव में बैठा हुआ है। इसीलिए 10म भाव में जब भी आप राशियों के अनुसार भी देखेंगे तब भी कोई भी जो भी, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट का कारक है, तो गवर्नमेंट वहाँ पर कभी स्टेबल हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो है उतना पावर उनमें दिखाई देता ही नहीं है ग्रहों की स्थिति के कारण। अब आता है उनके लाभ भाव को देखेंगे तो जो लाभ भाव का स्वामी है वो कुंभ राशि बन जाती है। तो कुंभ राशि का जो स्वामी कौन होता है? वो भी शनि होता है। तो इसीलिए जब भी कोई भी लाभ की स्थिति अगर आप से सोचेंगे तो पाकिस्तान को लाभ होता ही नहीं है। क्यों? वहाँ पे खेती बाड़ी हो नहीं पाती है, वो आयात हमेशा ज़्यादा करते हैं, निर्यात वो कर ही नहीं पाते हैं। तो क्यों? क्योंकि शनि जो है देखा जाए तो बंजर भूमि का कारक होता है। तो जो भी पथरीली भूमि, बंजर भूमि होती है, तो मोस्टली अगर वहाँ पर देखेंगे तो आपको पहाड़ या इस प्रकार की भूमि इत्यादि ही दिखाई देगी। तो इसी कारण वहाँ पर खेती वगैरह भी की भी जाती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है जितनी वहाँ पर होनी चाहिए, ताकि वहाँ की जनता सुखी रह सके। तो वो हो ही नहीं पाता है। तो शनि इसका मालिक होने के बावजूद भी ना तो उनकी गवर्नमेंट स्टेबल हो पाती है, ना ही वहाँ की जनता ही सुख से रह पाती है। अब आ जाता है गुरु।
गुरु क्योंकि सप्तम भाव का मालिक है, तो यहाँ से आपकी विदेश नीति इत्यादि देखी जाती है। तो गुरु जो है देखा जाए तो गुरु की जो एक राशि है वो नवम भाव में आकर के बैठी है। तो नवम भाव अर्थात त्रिकोण का भाव हो जाता है। तो यहाँ पर अगर गुरु को नक्षत्र सिद्धांत से देखेंगे तो इनके लिए संपत्ति तारा में गुरु आ जाते हैं। संपत्ति तारा में आने के कारण इनको जिस भी कंट्री से ये जाती हैं वहाँ से इनको धन की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन धन मिल भी जाता है, लेकिन उस धन का जो चोरी है वह इनके यहाँ पर जो कुटुंब के लोग अर्थात उनके जो मंत्रिमंडल के जो लोग हैं, जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं, वहाँ पे जिनके द्वारा भी वो मंत्रिमंडल चलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं घोटालों के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा उस धन का गबन कर लिया जाता है। और ये गबन करने वाले जो लोग हैं ये अपने आप वहीं के ही उसी देश के लोग माने जाए के ही रहेंगे। अब आ जाता है कि हमेशा वो युद्ध की स्थिति में क्यों बने रहते हैं, क्योंकि मंगल जैसे मैंने कहा है लगन का कारक है, तो मंगल जो है आक्रोश का कारक है। मंगल के कारण जो अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोग जो भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है उत्तेजित हो जाने वाले हैं। वह सोच समझ के काम नहीं करते हैं, बल्कि उनके अंदर जो है देखा जाए तो साहस की भावना, साहस नहीं धैर्य की कमी, तो मंगल के कारण जो है धैर्य में कमी आ जाती है। तो हमेशा वे जोश में खड़े हो जाते हैं। जोश में खड़े होने के कारण वे यह नहीं सोचते हैं कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ उस काम से मुझे क्या सफलता मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। तो जोश के कारण तो ये लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि जैसे मैंने कहा है इनका कुटुंब भी ठीक नहीं है, वहाँ भी षड्यंत्र होता है। इनका अगर राजपाट वगैरह भी अगर वहाँ पे देखा जाए, प्रधानमंत्री या फिर दूसरे इत्यादि जो लाभ का भाव भी देखा जाए तो वो भी ठीक यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर उनको अपना दम भरना है, शनि की स्थिति बहुत कमज़ोर है। जब भी कोई भी किसी भी कंट्री में अगर आपको लड़ाई इत्यादि देखनी हो, कोई भी अगर ऐसी कंट्री है जो लड़ने के लिए आतुर रहता है, तो लड़ाई हमेशा जो है शनि के द्वारा, मंगल के द्वारा, क्रूर ग्रहों के द्वारा जो है दी जाती है। क्योंकि और सूर्य के द्वारा भी लड़ाई होती है, क्योंकि सूर्य राजा का कारक होता है। मंगल में अग्नि तत्व है और सूर्य में अग्नि तत्व है, इनके अंदर धैर्य की कमी हो जाती है। और शनि जो है वह मार्स को दिखाता है, वहाँ की जनता को दिखाता है, सेना वगैरह इत्यादि को जो है अब मंगल और सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी कारण वहाँ पर की जो सेना है वो भी, उनको भी जो है लॉ एंड ऑर्डर का जो भी देना होता है, एडवाइस देनी होती है, वो देने वाले कौन होते हैं? जो मंगल के वहाँ के अधिकारी हैं। जो भी वहाँ पे सेना में उच्च अधिकारी होंगे वही उनको सारी आगे जो है एडवाइस देती हैं, और उसके अकॉर्डिंग है उन्हीं के कहने पर चाहे वो गलत कार्य ही क्यों ना कर रहे हों वो करने बैठ जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मंगल के कारण एक तो हमेशा जो है उनकी ज़मीन को लेकर के भी हमेशा अनबन बनी रहेगी। क्योंकि यहाँ पर इस वक्त अगर आप नक्षत्रों को भी देखते हैं तो नक्षत्रों के कारण भी जो राहु है फेवर में नहीं है, केतु है फेवर में नहीं है, लगन का स्वामी मंगल है वो उनका उतना फेवर में नहीं है, बेशक वो अहम की भावना को लेकर के बैठा हुआ है। शनि है जो जनता उनके फेवर में नहीं है, शुक्र है जो महिलाएं हैं, जो लग्जरी है वो उनके फेवर में नहीं है, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पे अस्त होकर के बैठा है। तो इसी कारण वहाँ पे हमेशा अनबन होती रहती है। एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली बात ये है कि ये लोग पाकिस्तान चाहे किसी भी कंट्री से, चाहे वो कोई छोटी कंट्री से, अभी जैसे बलूचिस्तान है, कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन अगर भगवान ना करे बलूचिस्तान के साथ भी अगर पाकिस्तान का या अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान का भी अगर युद्ध हो जाए तब भी यह कभी युद्ध को जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो जीत की जो कसौटी है उस पर ये कभी उतर ही नहीं पाएंगे। ठीक, क्योंकि षड्यंत्र के द्वारा जो भी ये काम करेंगे, राहु षड्यंत्र से उस काम को करवा तो देगा इनके द्वारा, लेकिन उनके अंदर उतना बाहुबल नहीं दिखाई दे रहा है जिसके कारण वह उस कूटनीति को वो अपना पाए। तो क्योंकि मंगल पर्सनैलिटी के भाव में आकर के बैठा है, राहु के नक्षत्र में बैठा है, चंद्रमा भी पर्सनैलिटी के भाव में आकर के बैठा है, राहु के नक्षत्र में बैठा है, तो चंद्रमा हमेशा यहाँ पे, इस चंद्रमा के कारण हमेशा पाकिस्तान टेंशन में रहेगा
उनको हमेशा एक डर की भावना ही बनी रहेगी कि अब ना जाने क्या हो जाए, तब ना जाने क्या हो जाए। हालांकि जब भी आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जब से पाकिस्तान के लिए भारत ने पानी की जो समझौता था बंद कर दिया, और समुद्र का जो समझौता था जहाँ से वो अपना आयात निर्यात करते थे वो बंद कर दिया, उड़ानें उनकी बंद कर दी, तो ये सब जो है भारत ने जो है सब बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं उनको इस वक्त चारों तरफ से जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब जैसे जो भी देश इनके मित्र बनते हैं, अभी जैसे मैं बताती हूँ कि ये केतु जो है, जो अष्टम जो वृश्चिक है, अगर आप चीन का लगन देखेंगे तो चीन का जो लगन है वह वृश्चिक लगन कहलाता है। तो वृश्चिक लगन जो चीन का है, तो इसीलिए वहाँ पर चीन के साथ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनके मित्रता दिखाई देती है। लेकिन इस वक्त अगर पाकिस्तान ये चाहे कि चीन इनकी हेल्प करे, क्योंकि चीन यहाँ कुछ भी फ्री में देने वालों में से नहीं है, एक हाथ दे एक हाथ ले। बेशक ये चीन को अपना मित्र मान रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे यही चीन, क्योंकि चीन का भी अगर आप मंगल देखेंगे और उनका लगन देखेंगे तो वहाँ पर नीच का होकर के बैठा हुआ है, फिर भी यही चीन जो है संपत्ति को, भूमि को हड़पने की कोशिश करता रहता है, और नीच का मंगल है। लेकिन इसीलिए वह दूसरे देशों के ऊपर उसने, अगर आप देखेंगे चीन के जो आसपास की जो कंट्री हैं, किस प्रकार से उन्होंने भूटान हो गया या बाकी अदर कंट्रीज़ हो गए, उनके ऊपर जो है कब्जा कर रखा है। तो चीन के साथ भी इनका जो ज़्यादा अच्छा जो संबंध दिखाई देता है, अभी प्लानिटरी ये सिचुएशन बनी हुई है कि चीन भी इनकी मदद करने वाला नहीं है। हालांकि चीन ने भी पहले बहुत फाइनेंशियली इनकी हेल्प की है, लेकिन कहीं ना कहीं चीन को भी यह समझ में आ गया कि पाकिस्तान हमेशा छल कपट की नीति को ही अपनाता है। और ये समय तो चीन की खुद की बैंड बजी हुई है, ट्रंप ने जो टैरिफ लगा दिए हैं, तो जिसकी वजह से उनकी इकनॉमी भी धीरे धीरे डाउन हो रही है। अब आती है अमेरिका की बात, क्यों हमेशा पाकिस्तान अमेरिका में दौड़ता था फंड्स लेने के लिए, उनको कोई भी वेपन से हेल्प चाहिए होती तो अमेरिका से मांगता था। लेकिन जब से ट्रंप आए हैं तो अमेरिका ने भी उनका साथ देना बंद कर दिया है। बल्कि उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो जब 9/11 का जब वहाँ पर अटैक हुआ था, तब भी पता चल गया था कि आईएसआई का ही उसमें हाथ था। उस समय भी ओसामा ने भी काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे पाकिस्तान के ऊपर। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी ये समझ चुका है कि जो पाकिस्तान है ये अच्छा देश नहीं है, टेररिज्म को बढ़ावा देने वाला है, उसको सेफ रखने वाला है। तो इसीलिए धीरे धीरे इस वक्त देखा जाए तो ना तो अमेरिका से पाकिस्तान को कोई सहायता मिल रही है और ना ही आगे मिलने वाली है जब तक ट्रंप रहेंगे, और ना तो चीन से मिलने वाली है। तो जो इनके जिस पड़ोसी देशों से ये हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं, इवन अगर ये अपने ही मोमडन जो यूएई की जो देश हैं उनसे भी ये हेल्प मांगने की कोशिश करेंगे, तब भी इनको हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि राहु विदेश का कारक होता है। और जैसे मैंने कहा, जो विदेश नीति जो है यहाँ सप्तम भाव से देखी जाती है। तो सप्तम भाव से, क्योंकि अभी गुरु जो है इनके कुंडली के अनुसार यहाँ पर बैठा हुआ है, पर राहु के गोचर के अनुसार अगर आप देखेंगे तो राहु इस वक्त जो है मीन राशि में है, अस्त में हो करके इस वक्त जो है देखा जाए तो राहु के पास कुछ भी पावर नहीं है। वो भी 18-19 के आसपास जो है अपना राशि परिवर्तन करने वाला है। तो राहु के कारण जो दूसरी विजातीय है, जो देश थे जो उनकी हेल्प कर रहे थे, अब उन लोगों से उनको कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान की कंडीशन बद से बदतर ही होती जाएगी, क्योंकि शनि ने जब से राशि परिवर्तन किया है, अब पाकिस्तान और नीचे 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 गर्त में जाने वाला है। और यह समय दूर नहीं है कि एक समय, कुछ समय सालों के बाद एक समय ऐसा आएगा कि पाकिस्तान हो सके तो मैप से ही ख़त्म हो जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो उसी प्रकार की कूटनीति को अपनाते रहे, इसी प्रकार से धोखाधड़ी, षड्यंत्र इत्यादि को अपनाते रहे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कूटनीति अपनी मेंटालिटी के कारण हमेशा वह अपनी पर्सनालिटी को डाउन करता ही रहेगा। हमेशा वो जब भी युद्ध करेगा, हमेशा उनकी पर्सनालिटी डाउन होती ही रहेगी। जितनी बार भी पाकिस्तान ने युद्ध किया है, छल कपट धोखा ही अपनाया है। भारत में जितने भी अटैक किए हैं, छल कपट धोखा ही अपनाया है। इवन इंदिरा गांधी के टाइम पे तो आधे पाकिस्तान तक, कराची तक जो थे घुस चुके थे। अगर उस समय उन्होंने उनको वो कराची वाला हिस्सा नहीं दिया होता तो आज वो हिस्सा भी भारत में ही शामिल होता। लेकिन भारत कभी भी लड़ाई झगड़े की पहल नहीं करता है। एक दिन मैं भारत की कुंडली भी डिस्कस करूँगी कैसे
एक दिन के अंतर में क्यों पाकिस्तान की कुंडली और भारत की कुंडली में इतना डिफरेंस आपको दिखाई देगा, क्यों भारत तरक्की के रास्ते पे चल रहा है, जैसे जैसे भारत राइज हो रहा है पाकिस्तान नीचे डाउन होता चला जा रहा है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर देखने वाली ये है, क्योंकि केतु जो है यहाँ पे अष्टम भाव में आकर के बैठा है, गुप्त भाव में आकर के बैठा है, तो केतु के कारण भी इन लोगों में हमेशा मार काट, एक दूसरे को मारना, ये सब नॉर्मल बात यहाँ पर मानी जाती है। कितना वहाँ पे मार काट हमेशा चलती रहती है, और ख़ासकर हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं उनको हमेशा वहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है। ये मृत्यु का भाव है, और वृश्चिक राशि का ही वृश्चिक राशि मंगल की ही राशि है, तो देखा जाए तो मंगल जमीन का कारक होता है। तो यहाँ पर मोस्टली अगर उनकी ज़मीन भी देखेंगे तो धीरे धीरे करके केतु बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो भी वहाँ पे जल तत्व की जितनी भी ज़मीन होगी धीरे धीरे वह दूसरों के द्वारा हथिया ली जाएगी। वह भाग, क्योंकि केतु हमेशा जो है सेपरेशन करता है, तो जो भी यहाँ पर ये ईस्ट वाला हिस्सा आता है, तो ये हिस्सा जब भी होगा कहीं ना कहीं से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, और अभी हो भी चुका होगा, वो देखना भी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं चाहे वो चीन के द्वारा हथिया लिया जाए, मेन इन्हीं के द्वारा ही रहेगा, या किसी और कारणों से वह उसको बेच दे या कुछ भी कर दें, तो ये जो उनका हिस्सा रहेगा कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। और पाकिस्तान जो अभी बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले ही भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए जब बंगाल बनाया गया था, तो उसी कारण से अब पाकिस्तान फिर छोटा सा बच गया। अब इसमें से भी बलूचिस्तान का उनका अपना झगड़ा चल रहा है, चाइना के साथ भी अपने लैंड का काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो बेच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिस भी मनोवृत्ति से लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं, तो ये बात पक्की है कि जब भी ये लड़ाई झगड़ा शुरू करेंगे तो विपत्तियां इनकी झोली में आते ही रहेंगे, क्योंकि सुख इनकी कंट्री में लिखा ही नहीं है। जब से ये आज़ाद हुए हैं ये सुख का भाव है। चंद्रमा खुद जो है राहु में आकर के प्रताड़ित हो रहे हैं, राहु के नक्षत्र में, और राहु और चंद्रमा के घर में जो है 4-4 ग्रह आकर के बैठे हुए हैं। तो इनकी प्रवृत्ति ये है, चाहे आप इनके साथ कितना भी अच्छा कर लीजिए, सांप को कितना भी दूध पिलाइए, लेकिन सांप की प्रवृत्ति हमेशा काटने वाली ही रहती है। उसी प्रकार से आप पाकिस्तान के साथ कोई भी देश कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, अंत में यह उनको डंक मारेंगे ही, जिस भी ताली में खाएंगे उसी में ही चेक करेंगे। तो ये मोस्टली जो मैंने आज आपको बताई है, पाकिस्तान की कुंडली इसलिए इस प्रकार की बन रही है क्योंकि लगन का स्वामी जो है षड्यंत्र में आकर के कहीं ना कहीं गलत स्टेप उठा ही लेता है। तो आशा करती हूँ कि जो मैंने आज आपको पाकिस्तान की कुंडली डिस्कस की है आपको यह पसंद आई होगी। और इसी तरह से जब भी मैं कोई भी कुंडलियाँ बनाती हूँ या जो भी किसी भी जातक की कुंडली देखती हूँ, तो उसमें हमेशा अष्टक वर्ग देखा जाता है, नक्षत्र देखा जाता है, लगन के अनुसार देखा जाता है, नवांश देखा जाता है। तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद ही प्रॉपर रूप से एक कुंडली का एनालाइज किया जाता है। इसीलिए मैं एक दिन में एक से ज़्यादा कुंडली देखना मंजूर ही नहीं करती हूँ, क्योंकि पता है ये कैलकुलेशन इतनी इजी नहीं रहती है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो जो मैंने जानकारी आपको दी है ये आपके लिए लाभदायक हुई होगी। आप कमेंट में प्लीज़ लिख के ज़रूर बताइए कि जो मैंने ये जानकारी दी है कैसी लगी है, और अब आपको समझ में आ भी गया होगा कि जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया है कि क्यों पाकिस्तान हमेशा बेईमानी का रास्ता ही अपनाता है। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।